कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो GS1 पेपर में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से लिखना है और हमने किस प्रकार से लिखा था और हमने क्या उसमें गलतियां की थी वो भी मैं अपने कॉपी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग ज़रूर यह वीडियो देख लें, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने पढ़ा, जो भी टॉपिक थे महत्वपूर्ण हमने आपको पढ़ाया, लेकिन ये लास्ट रणनीति में आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये कह सकते अंतिम मंत्र है यह GS1 किस प्रकार से किया जाए कि आपके बेहतर मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट्स, अपनी गलतियों से अगर आप सीखते हैं तो पूरी ज़िंदगी गलतियाँ करते रहते हैं और आपको सफलता बहुत देर से मिलती है। तो अगर आप दूसरों की गलतियों से अगर आप सीख लेते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। जो हमने गलतियां की, जो हमारे द्वारा मेंस राइटिंग में जो फर्स्ट टाइम चूँकि हमने भी जो है लिखा था और चूँकि हमने सेल्फ स्टडी करके उसकी जो है तैयारी की थी, तो मुझे भी बहुत सारी जो थी वहाँ पे मतलब बाद में मुझे एनालाइज हुआ कि मेरे जो लिखने में भी कुछ कमियाँ रह गई थी, जिस कारण से मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए या कम आए। कहाँ पे कमियाँ थी उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 64th BPSC का GS1 के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले ये जो मैप होता है ना, माइंड में पहले से तैयार करना होता है। हमें जब आपके पास क्वेश्चन मिलता है तो उसी प्रकार से सबसे पहले आप वही जो मैप होता है, आप एक कह सकते हैं रोड मैप कह सकते हैं कि आप पहले बना लेते हैं कि हमको कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे चलना है, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में करना है और क्या लिखना है, वो थोड़ा बहुत आइडिया आप पहले सोच लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले आप कूल माइंड से तैयारी करें स्टूडेंट्स, घबराएं नहीं। आपने बहुत पढ़ा है और आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशियंट है। इस पे सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब आप मेंस में जाते हैं तो प्रॉपर तैयारी में जाइएगा। तैयारी करने का अर्थ है आपके पास जो भी पेन से आप लिखते हैं, जो पेन आपके लिए कंफर्टेबल है वही पेन का यूज करेंगे। पेन को नहीं बदलेंगे, चूंकि वहां लिखना है, फास्ट लिखना है। तो पेन जो आप यूज करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, सबको सब अपना अपना पसंद होता है, तो वो पेन रखेंगे कम से कम 2 की संख्या में। उसके बाद आप कैलकुलेटर जरूर ले जाएंगे। GS1 के पेपर में चूंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, मैथमेटिक्स के जो भी DI बनाए जाते हैं वो कैलकुलेटर यूज करके ही बना पाएंगे आप। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है इसलिए कैलकुलेटर ले जाना ना भूलेंगे। अगर हैंड वॉच अलाउ करता है तो हैंड वॉच जरूर पहन के जाएंगे, नहीं तो क्लासरूम में जनरली घड़ी रहता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी जरूरत होती है यहाँ पे देखिए 300 क्वेश्चन में आपके 300 मार्क्स के जो होते हैं उसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 8 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट मिलता है, यानी 3 घंटे का जो टाइम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूर्णांक लिखा हुआ है 300 मार्क्स और टाइम लिखा हुआ है 3 घंटे। तो अगर आप 180 में 8 से भाग देंगे तो आप पाएंगे कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन हमारे जो होते हैं, तो अगर आप 300 में 8 क्वेश्चन से भाग देंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो मार्क्स हो जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के वो 37 हो जाते हैं। कितने मार्क्स के हो जाते हैं? 37 मार्क्स के, 37.5 मार्क्स के। तो मैं वो लिख देता हूँ आपको। अगर आप 300/8 क्वेश्चन बनाने हैं तो 37.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और आपके पास टाइम कितना मिलता है? तो 180 में अगर आप 8 से भाग दीजिए, चूंकि यह मिनट है, तो आपके पास 22.5 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको 21 मिनट जाते जाते आपको निष्कर्ष की ओर बढ़ जाना है। किसी क्वेश्चन में 2-3 मिनट आगे पीछे आपका हो सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन लिखने में आपको हो सकता है 25 मिनट लग जाए, तो घबराने की बात नहीं है। पहला दूसरा क्वेश्चन में टाइम आपको लगेगा, क्योंकि आप उस समय बैठते हैं और उस समय उतना आपका हाथ भी नहीं चल रहा होता है और आप सोच भी नहीं पाते उतना। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखने में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, मतलब लगता है। ठीक है, और कोशिश करें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है उसमें से वही आप पहला क्वेश्चन को चूज करके लिखेंगे। ठीक है,
तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे कि आप सेकेंड क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो अगर कम भी आ रहा है तो उसको भी आप उस फॉलो में लिखेंगे तो आप अच्छा लिख लेंगे। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेंगे, कई बार स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन पढ़ने में भी गड़बड़ कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या है, खंड 1, 2 प्रत्येक में से 3-3 और खंड 3 में से 2 क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 8 क्वेश्चन को ही बनाना है, 8 क्वेश्चन का उत्तर देना है। यानी प्रत्येक खंड 1 और 2 में क्या करना है, 3-3 क्वेश्चन, और खंड 3 में जो DI का सेक्शन है उसमें 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में छपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में जरूर पढ़ लें, उससे आपको समझ में आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन जब होता है तो वो थोड़ा सा क्लिष्ट वर्ड हिंदी का रहता है, तो वो आपको नहीं पता चलता है। तो आप एक बार जरूर इंग्लिश मीडियम का भी देख लें अगर जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है। चलिए ये सब बेसिक जानकारी हो गया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, खंड 1 और 2 जो आपके IR सेक्शन और आपके हिस्ट्री सेक्शन है उसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन ही बनाने हैं, और खंड 3 में जो DI का सेक्शन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख करके चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 64th में जो पूछा गया था, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के जो पार्ट है उसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आप चयन कीजिए। अगर मान के चलिए हमें ये क्वेश्चन अच्छे तरीका से नहीं आ रहा है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करना, आलोचना करना। जब आलोचना रहे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको आलोचना पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करें थरोली। फिर हमने देखा दूसरा क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह ने एक रूपरेखा बदला। उसके बारे में हमने चर्चा भी किया अपने GS1 के जितने भी वीडियो हैं उस समय इस टाइप के क्वेश्चन को। 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारीयता पारंगत क्या कारण थे। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि अब देखिए ये भाषा थोड़ा उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा है, समुद्र पारीयता। अब यहां पर देख रहे हैं बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन, यानी प्रवासी से रिलेटेड है। व्हाट वेर द रीजन बिहाइंड द ओवरसीज इमिग्रेशन इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारीयता यानी समुद्र के जो बाहर जाने की जो क्या कारण थे, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। देखिए क्वेश्चन अपने आप में ये टफ पूछा गया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, आपके पास नेक्स्ट और क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे, तो 5 क्वेश्चन, और बनाने कितने हैं, 3 ही क्वेश्चन है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। अब है उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। गौर कीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, उपयुक्त उदाहरण सहित, उदाहरण देना है आपको। 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषता की समीक्षा करना है, ना कि आपके जनजातीय आंदोलन बिरसा और संथाल को लिख देना है, यहां पे नहीं, मेन उसकी विशेषता पे चर्चा करना है। तो क्वेश्चन के पार्ट को आपको समझना पड़ेगा, उनकी असफलता के क्या कारण थे वो बताइए, इस पे विशेष फोकस करना है। यानी क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो उदाहरण दीजिएगा किसी, इसमें आप बिरसा को भी, बिरसा मुंडा आंदोलन भी ले सकते हैं, आप संथाल विद्रोह का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल लेते हुए जनजातीय प्रतिरोध की विशेषता फिर दूसरा खंड में लिखेंगे, और तीसरा खंड में उसके असफलता का कारण बताएंगे। अभी हम आपको अपना कॉपी जो हमने उस समय लिखा था एग्जाम में, क्योंकि RTI के द्वारा 64th का कॉपी हमने मंगाया था, तो मैं वो इसलिए मंगाया था कि कहाँ कमी रह गई थी, मतलब किस प्रकार से कॉपी चेक होता है वो जानने के लिए। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है, ये अंतिम वीडियो में डाल रहा हूं, और आप याद रखेंगे इस वीडियो को, और जो कमियां हमने की थी कृपया आप लोग वो कमियां नहीं दोहराएंगे, नहीं तो आप पूरे जिंदगी भर अफसोस करेंगे, और 2-4 नंबर से जब आपका सिलेक्शन रुक जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए क्या कमियां थी मैं आगे बताऊंगा अपने कॉपी के माध्यम से, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। यह वीडियो अगर जो लोग मिस करेंगे बाद में जब बहुत अफसोस करेंगे जो पहली बार लिख रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखें, भरोसा रखें।
अब है तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशिष्टताओं का स्पष्ट कीजिए। तो मौर्य कला में भी भवन निर्माण कला पे विशेष जोर देना। उसके बाद बौद्ध धर्म के साथ उनके प्रभाव, बौद्ध धर्म से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था वो भी आपको बताना है। जो मौर्य कला था किस प्रकार से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, और उसमें जो भवन निर्माण शैली थी वो किस प्रकार से थी। तो आप देखिए हमने 3 क्वेश्चन जो आसान सा है, जो बार बार सभी लोग पढ़ के जाते हैं। एक तो आपका चंपारण सत्याग्रह, तो इस स्टूडेंट्स ने भी जो भी क्वेश्चन जिसने बनाया है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, किसी और का मैंने डाउनलोड किया अभी, तो उसने भी यह क्वेश्चन को एकदम टिक लगा दिया कि यही बनाना है भाई साहब, क्योंकि ये हमने पढ़ा है अच्छे से। बाकी इसमें रिस्क नहीं लिया इसने भी। फिर इसने देखिए यहाँ पे जनजातीय प्रतिरोध पे भी लिखा, और तीसरा क्वेश्चन इसको मिल गया जो मौर्य कला, चूंकि कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ मिल गया। अब ये डिसाइड कर लिया कि अब हमको कौन कौन सा 3 क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा माथापच्ची अब नहीं करना है। अब देखिए इन क्वेश्चन को हमने भी लिखा था, इन क्वेश्चन को हमने भी लिखा था। मैं अपने कॉपी को दिखाता हूं हमने क्या लिखा था और हमें कितने मार्क्स मिले। चूंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, हमने भी कुछ उतना बेहतर नहीं लिखा था, चूंकि हमारे पास भी अनुभव का अभाव था। किस प्रकार से लिखना है हमने बाद में सीखा, फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी औसतन मेरे नंबर अच्छे ही थे, गड़बड़ नंबर नहीं था। चलिए मैं अपना कॉपी दिखाता हूं। अब देखिए जैसे मौर्य कला को हमने पहले बार जब लिखा था तो सिलेक्ट किया था, खंड 1 का जो मौर्य कला था, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखिए हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, और उसको लिखा। देखिए पहली गलती हमने छोटा छोटा लिखा, छोटा अक्षर में लिखा, ये हमने बहुत बड़ी गलती की थी। आप भी कौन सा मतलब लिखना है, लेकिन एकदम छोटा अक्षर में नहीं लिखना है। आप मतलब एक अक्षर का एक साइज बनाइए, मतलब आपको कॉपी भरा हुआ भी दिखना चाहिए। छोटा लिखेंगे ज्यादा लिखना होगा और नंबर भी कम आए। इसीलिए जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि गैप कर करके एकदम बड़ा बड़ा से लिखते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी हमें नहीं थी और हमने कभी किसी टीचर से सजेशन नहीं लिया था कि किस प्रकार से लिखें और कैसे मार्क्स आएंगे। बस मैंने अपने थॉट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लिखना था। देखिए हमने क्या लिखा, कला मानव की कल्पनाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से कला एवं संस्कृति का पता चलता है। मौर्य कला भारतीय इतिहास की सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ कला है जिसके विशेषताओं का वर्णन देशी और विदेशी इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथ में किया है। सिंपल सा हमने भूमिका में ये लिखा। इस कला के विभिन्न आयामों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। अब उसमें क्या लिखा हमने, मौर्य कला को 2 भागों में बांटा, एक आपका राजकीय कला, दूसरा हमने बांटा लोक कला, ठीक है। तो इसको आप देख रहे होंगे। फिर हमने क्या किया, मौर्य कला को 2 भागों में बांटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने उसको राजकीय कला में बांटा और दूसरा पार्ट हमने क्या लिखा, तो लोक कला, ठीक है। तो इसको हमने 2 भागों में बांटा, राजकीय कला और लोक कला, ठीक है। फिर हमने राजकीय कला को 2 भागों में बांटा, एक चंद्रगुप्त के समय में जो मौर्यकालीन कला का विकास हुआ, दूसरा अशोककालीन। अब चंद्रगुप्त के समय में क्या बनाए गए, तो राजप्रसाद जो उसका मिला है भवन। फिर नगर नियोजन शैली जिसके बारे में जो है मेगास्थनीज अपने इंडिका में लिखा है, उसकी हमने चर्चा कर दी। उसके बाद अशोककालीन में स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार के बारे में हमने चर्चा किया। फिर मूर्ति कला में हमने यहाँ पे यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों की चर्चा किया, जैन साधियों की मूर्तियों की चर्चा किया। उसके बाद दूसरा मूर्ति कला में स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा जो मृण्ड मूर्तियां थी उसको हमने बांट करके यहाँ पे लिख दिया। इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बहुत अच्छा से लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा जो साइज होना चाहिए था लेटर का वो थोड़ा और भी बड़ा करना था हमें। देखिए इतना आप कंजस्टेड करके मत लिखेंगे, स्पेस कर करके बड़ा बड़ा अक्षर में अच्छे, मतलब कॉपी भी आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम 4-5 पेज में एकदम वही चीज़ को अगर हम लिखते तो 6 पेज हो जाता, और उसी चीज़ को अगर हमने कॉन्साइज में लिखा तो 2 से 3 पन्ना जाते जाते 4 पन्ना जाते जाते जो है, तो ये थोड़ा सी मतलब थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा लिखना है आपको, इतना छोटा अक्षर में मत लिखिएगा। राजकीय कला वैसे कला जो कहते हैं जो राजाओं के संरक्षण में फला फूला, वैसा कला को कहते हैं, मतलब राजकीय कला वैसे कला को कहते हैं जो राजाओं के संरक्षण में फला फूला, जिसमें चंद्रगुप्त का कुम्हरार स्थित राजमहल प्रसिद्ध है जो कि 80 स्तंभों पर टिका हुआ महल था तथा उसके दीवारों पे
कास्ट के प्रयोग किए गए थे, यानी काठ के प्रयोग से उसके दीवारों को बनाया गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे नगर नियोजन जो हमने वहां पे लिखा था पुरुष उसी की चर्चा किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर की विशेषताओं की को बताते हुए इसमें प्राच जो कि दुर्ग है उसका वर्णन करते हुए जिसमें जगह जगह तीर चलाने हेतु क्षेत्र बनाए गए थे, तो ये सब का जिक्र हमने किया। उसके बाद है स्तंभ में, चूंकि समय कम होता है तो हमने उतने पे ही कॉन्साइज करके दूसरा टॉपिक यहाँ पे हमने ले लिया। स्तंभ में हमने लिखा अशोककालीन स्तंभ का निर्माण भी बड़ी कलात्मक ढंग से एकाश पत्थरों पर किया गया था, जिसमें चुनार एमपी तथा मेरठ से लाकर बनाया गया था। जिसको कहां से लाया गया था? तो चुनार मध्य प्रदेश और मेरठ से। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, शीर्ष और तना। शीर्ष पर जानवरों की मूर्तियां थी, जबकि तना नीचे से ऊपर की ओर पतला होते गए थे। ठीक है। फिर स्तूप, स्तूप भी मौर्य कला की सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखकर सुंदर स्थापत्य का प्रदर्शन किया गया है। फिर हमने तेजी से लोक कला लिख दिया। लोक कला के अंतर्गत मुख्यतः मूर्ति निर्माण कला ही इस कला की प्रमुख विशेषता है, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों के माध्यम से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, जैन साधुओं की मूर्तियां, बच्चे और माँ की जो वात्सल्य भावना है उसको दिखाते हुए मूर्तियां के अवशेष विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए। तो हमने पूरा स्थल की जानकारी भी नहीं दिया है और मेंस में उतना आप उस समय याद भी नहीं पड़ता है, लेकिन आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब आ जाइए जो सेकेंड पोर्शन था क्वेश्चन का, जो सेकेंड पार्ट कह रहा था, क्या कह रहा था कि मौर्य कला के भवन निर्माण कला के बारे में भी चर्चा करने के लिए। ये तो हमने मौर्य कला के बारे में लिखा, अब सेकेंड पार्ट को भी हमने फुलफिल किया। देखिए, मौर्य काल की भवन निर्माण कला इस काल की सर्वप्रमुख विशेषताओं में से एक थी, जिसके तहत हम राजप्रसाद के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि इसकी विशालता और भव्यता को देखकर एरियन यूनानी इतिहासकार ने भी इसे सूसा और एक बतना से भी श्रेष्ठ बताया। फायान ने इसे देव निर्मित बताया, जैसा कि आप लोग भी पढ़े होंगे। मौर्य काल की भवन निर्माण शैली की मुख्यतः दो प्रकार थी। हमने जो है भवन निर्माण शैली के बारे में जिक्र कर दिया। देखिए, क्वेश्चन के जो आयाम है हमने उसी प्रकार से लिखने का प्रयास किया। ठीक है। बड़े बड़े स्तंभों के माध्यम से तथा इसके दीवार में काष्ठ का प्रयोग कर, यानी बड़ा बड़ा जो लंबा लंबा स्तंभ बना करके 80 स्तंभ बनाए गए थे और उसके चारों क्या चीज से, काठ से क्या किया गया था, जैसे हम लोग अभी बनाते तो पलाई से करते, उसी प्रकार से उस समय काठ का प्रयोग करके उसको चारों ओर से जो है बंद किया जाता था। उसके बाद गुहा विहार, गुहा विहार खास करके गुफाओं को काटकर, देखिए ये क्या लिखा है हमने उस समय क्या लिखा था, जो प्राय आजीवक सन्यासियों को रहने हेतु बनाया गया था। ठीक है। सील एकाश्म पत्थरों के बनाए गए घर पटना के कुम्हरार में मिले हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 120 फीट और 140 फीट है, जिसमें एकाश्म पत्थरों का प्रयोग किया गया था। विशेषता में भी हमने लिखा कि एकाश्म पत्थर के प्रयोग किए जाते थे। पत्थर एकाश्म थे, लगभग 30 से 40 फुट के होते थे। चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया था और उसकी चमक आज भी मौजूद है। तो हमने ये भवन निर्माण में जो पत्थर का प्रयोग किया गया, वो जो खंबे का प्रयोग किया गया था, उसके बारे में हमने उसकी विशेषता का चर्चा यहाँ पे कर दिया। उसके बाद भवन निर्माण शैली में हमने बौद्ध स्तूप का भी जिक्र किया। देखिए, भवन निर्माण शैली में हम बौद्ध स्तूप को भी ले सकते हैं, जिसका स्वरूप इस प्रकार है। तो जैसे ये तोरण हो गया, ये वेदिका हो गया, ये चबूतरा, उसके जो अंडाकार जो होता है, फिर हर्णिका होता है, हर्मिका, उसके बाद यष्टि, श्रद्धा, क्षमा और उदार का सूचक होता है, पथ प्रदर्शक इसके चारों होता है। तो हमने चित्र बना करके इसको अच्छे से लिखा। गुहा विहार भी भवन निर्माण शैली का एक महत्वपूर्ण रूप था, जिसमें पहाड़ों को काटकर गुफा बनाकर बनाया जाता था। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को काटकर तथा सुदामा तथा कर्ण चौपर गुफा बनवाया। इसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों में गोपी, लोमडिसी और वर्तिका गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी? चूंकि भवन निर्माण पूछा था, इसलिए हमने भवन पे विशेष फोकस किया। इसके कमरे आयताकार हैं, इसकी छतें बेलनाकार हैं और इसकी चमकदार पॉलिश आज भी बरकरार है। कहने का मतलब है कि जो विशेषता है वो हमने भवन का लिखा। और अब क्वेश्चन का देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किस प्रकार से वह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, जो कला संस्कृति, उसके बारे में। देखिए, हमने क्या लिखा, मौर्य कला में अशोककालीन कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। जैसे अशोक स्तंभ, हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक कमल का अधोमुखी कमल बना दिया, तना बना दिया, घोड़ा, चक्र, गाय, बैल, जो भी है, शेर, वो बना दिया। अब हमने लिखा, यदि हम इन स्थापत्य को देखें तो हम इस चक्र में धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है। यहाँ पे देखिए, उनके द्वारा ये सूचक को घेरा गया है। अब कुछ हो सकता है, सूचक के जगह कुछ और वो शब्द सोच रहे होंगे। घोड़ा महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है, सूचक के जगह प्रतीक लिखना था, इसलिए इन्होंने घेर दिया।
देखिए कोई भी शब्द आप अगर वो आप पढ़ने के दौरान अगर उनको लगता है ना तो वो घेरा लगा देते हैं। अधोमुखी कमल उनके जन्म का सूचक है, शेर उनके स्वर्ग तथा चारों दिशाओं में ख्याति का सूचक है, तथा स्तूप का निर्माण भी बौद्ध भिक्षुओं और बुद्ध से जुड़े धार्मिक उत्थान के लिए, विकास के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था किस प्रकार से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, उस क्वेश्चन के आयाम को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष क्या लिखा, इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्यकालीन भवन निर्माण कला अपने आप में सर्वोत्कृष्ट थी तथा यह कला का विकास में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव लिए हुए है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष बहुत छोटा में लिखा, लेकिन जितने कंसाइज में हमने लिखा तो इसी को हम चाहते, देखिए अभी हमने कितना पेज भरा है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा फैल से लिखता तो 5 से 6 पेज इसको लिख सकता था, ऐसे 4 पेज सफिशिएंट, हमने कुछ ज़्यादा ही लिखा है, ठीक है, कम हमने नहीं लिखा है। तो कुछ ज़्यादा लिखने के बाद भी आपके नंबर कटते हैं, कम आते हैं, इसीलिए कंसाइज में लिखने का और बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा नॉलेज भी यहाँ मेंस के लिए घातक है, इसलिए कम नॉलेज में ही अच्छा नंबर आते हैं। कम लिखेंगे, कंसाइज में लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर है, जैसा कि हमने अनुभव किया है, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि आपके पास नॉलेज है ना, तो आप ज़्यादा लिखने लगेंगे और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। और जो ज़्यादा लिखने के चक्कर में ये ना हो कि कोई क्वेश्चन आधा लिखे या छूट जाए, ठीक है, ऐसा होता है, तो ये सब ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन का हमने दिखाया कि हमने कैसे लिखा था और हमारे कितने मार्क्स मिले हैं, तो 19 मार्क्स दिए गए, ठीक है। इसमें कोई भी हम देखिए हम लोग बिल्कुल क्लियर रूप में मैं आपको बताता हूँ कहाँ कमियां थी, हम कहाँ पे चूक गए और किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे पता है। और मैं यही चीज आपको बार बार बोलता हूँ कि ये कमियां आप ना करें, ठीक है। और हमारे पास सबूत है, प्रमाण है, सब कुछ है। अभी 66 का RTI के तहत कॉपी नहीं आया है, मैंने कई बार मतलब 2 बार मैंने लिख के भेजा है, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब क्या रीजन है पता नहीं, अब फिर से देखते, तो वो भी कॉपी आ जाता तो मैं जरूर आपको दिखाता, ठीक है। चूंकि इस 64th में तो हमारे GS1 में थोड़े कम मार्क्स आए थे, लेकिन GS जो आपका 66 में था तो उसमें अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। ऐसे ओवरऑल मार्क्स अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, खराब मार्क्स नहीं है। आप देखेंगे टोटल सब में क्वेश्चन में लगभग 19 से कम तो किसी क्वेश्चन में शायद ही मिला है, 18-19 इसी के रेंज में गया है, 22 तक भी नंबर दिए गए। तो जैसा देखिए आपको, आप इतना मान के चले कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 19-20 के ही अराउंड आपके मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। अब दूसरा देखिए जनजातीय विद्रोह को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए हमने कितना छोटा छोटा अक्षर में लिखा है, मुझे आज अब जाकर मुझे अफसोस होता है, काश हम इसको थोड़ा सा फैल से अच्छे से बड़ा बड़ा लिख पाते। चलिए हमने ज़्यादा लिख दिया था, कुछ टाइम टेकन भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा पढ़ने का नतीजा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कंसाइज में पढ़ें, उतना ही पढ़ें, जो पूछता है बार बार पूछता है, प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं। देखिए जो क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि 19वीं सदी के जनजातीय आंदोलन की चर्चा करें, साथ साथ उसकी विशेषताओं की चर्चा करें और क्यों असफल रहा इसकी चर्चा करें। क्वेश्चन के 3 आयाम हमने शुरुआत में ही बताया था आपको, ठीक है। आप 64 के क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे तीनों आयाम हमने फुलफिल करने का प्रयास किया है। भारत में विभिन्न जनजातीय आंदोलन हुए जिसमें 19वीं सदी का जनजातीय आंदोलनों का व्यापक प्रभाव पड़ा तथा इसने राष्ट्रीय आंदोलन की गति को भी तेज किया। मैंने सिंपल से शब्द में भूमिका यहाँ पर दिया। यह आंदोलन वर्षों से चले आ रहे औपनिवेशिक शोषण का परिणाम था। 19वीं सदी के प्रमुख जनजातीय आंदोलनों में अब हमने कुछ जनजातीय आंदोलन जो 19वीं सदी में चला था उसके बारे में चर्चा कर दिया, जैसे कोल विद्रोह, हो विद्रोह, खोंड, पाइक विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, दक्षिण में नायक नायकदा विद्रोह, कुकी आंदोलन आदि विद्रोह हुए। अब देखिए हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया, कुछ किसान आंदोलन की भी हमने चर्चा कर दी गलती से, लेकिन उतना आपका चूंकि मेंस है तो उतना आपके ध्यान नहीं देता है कॉपी चेकर भी, ठीक है। जिसका कारण मुख्यतः अंग्रेजों के द्वारा हो रहा आर्थिक शोषण था। देखिए हमने 64 में फर्स्ट टाइम लिखा था मेंस, तो मेरे पास भी अनुभव का कमी है यहाँ पे, ठीक है। जिसका कारण मुख्यतः अंग्रेजों के द्वारा हो रहा क्या था, आर्थिक शोषण था। इसकी विशेषताओं को हम विभिन्न भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ जो क्वेश्चन का आयाम कह रहा है उसी पे फोकस कर रहा हूं। विशेषता पूछा तो हमने विशेषता लिखा, उद्देश्य के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, ठीक है, संगठनकर्ता के स्तर पे, स्वरूप के स्तर पे, विस्तार के स्तर पे, जन सहभागिता और परिणाम के स्तर पे, ठीक है, जन सहभागिता और परिणाम के स्तर पे।
ये सारे पॉइंट्स को हमने लिखा। इन जनजातीय आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य खुद का शासन स्थापित करना था और अंग्रेजों को क्षेत्र से बाहर करना था। ठीक है, एक ही उद्देश्य था, तो उद्देश्य हमने मिले। फिर इसके लिए वे लोग संगठन का निर्माण किए तथा संगठित होकर अंग्रेजों के विरोध को कर्मागत रूप दिया। इन आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को इसके संगठनकर्ता या नायक का होना भी था, जिसने लोगों को संगठित कर विद्रोह करने की बात की। इन आंदोलनों में जन सहभागिता भी प्रमुख विशेषता था। जनजातियों ने अपने नेताओं का साथ दिया। इसमें यदि उदाहरण के रूप पर ले तो बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया मुंडा आंदोलन को लेकर हम देख सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मुंडा ने सामाजिक धार्मिक सुधारों के माध्यम से लोगों को आंतरिक शुद्धता और नैतिक आचरण पर जोर दिया। फिर अपना उद्देश्य हेतु अंग्रेजों तथा बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में रांची, खूंटी आदि से भगाने का प्रयास किया। संगठन के स्तर पर बिरसा ने लोगों को एकत्रित किया। हमने देखिए उदाहरण स्वरूप यहाँ बिरसा मुंडा के आंदोलन को हमने ले लिया। संगठन के स्तर पर बिरसा ने लोगों को एकत्रित किया तथा अपने उद्देश्य जैसे अंग्रेजी शासन की समाप्ति, बाहरियों या दिकुओं को क्षेत्र से भगाना, मुंडा राज की स्थापना करना था तथा अपने नेतृत्व के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जोशीले भाषणों और नारों से लोगों में जागरूकता लाया, जैसे कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग। यानी यहाँ पे हमने एक उसका जो वो बार बार बोलता था उसका जिक्र किया। इस प्रकार लोगों ने पूरी शक्ति और निष्ठा से बिरसा आंदोलन में साथ दिया या भाग लिया। परिणाम की बात करें तो इन जनजातीय, देखिए जो होता है कुछ शब्द के स्पेलिंग मिस्टेक हैं कॉपी में, तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है स्पेलिंग मिस्टेक पे। ठीक है, तो हो सकता है हर्षिकार दीर्घिकार होता है। ठीक है, तो उतना आप भी विशेष ध्यान नहीं देंगे, और अगर लेकिन कोशिश करें कि आप कम से कम उसमें शब्द में अशुद्धि लिखें। परिणाम की बात करें तो इन जनजातीय आंदोलनों को असफल माना जाता है, किंतु यदि हम गौर करें तो इस आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बातों को मनवाने में सफल रहा। जैसे बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी और 30 मई 1900 ईस्वी को मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे कानून बने जो जनजातियों के हित में थे। 1903 में खूट कटी व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया। 1905 में खूंटी और गुमला 2 जिलों का निर्माण किया गया, जिसमें जनजातियों के लिए विशेष कानूनी प्रावधान दिए गए। उसके बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया तथा अनेक प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार किए गए, जैसे शराबखोरी, नशाखोरी, बेगारी इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया। तो हमने परिणाम को लिख दिया, तो उसमें वो बोला था कि क्या विशेषता थी और किस पर एक एग्जाम्पल लेके आप समझाएंगे, तो हमने एग्जाम्पल दे करके बिरसा मुंडा को लिखा। अब प्रत्यक्ष रूप से असफलता का कारण हमने बताया था कि तीसरा क्वेश्चन का पार्ट था असफलता के क्या कारण थे। तो यहाँ पे जनजातियों का आर्थिक रूप से पिछड़ापन, सबसे पहला तो आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं थे। दूसरा अज्ञानता और शिक्षा का अभाव, पढ़े लिखे भी नहीं थे। तीसरा कारण अंधविश्वास और पाखंडता, आडंबर, पौराणिक विचारधारा। मतलब जो उस समय आपको याद आया, तो कोई सोच के तो जाता नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और चूंकि पहली बार 64 में देखा गया था कि क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए हम लोगों ने उतनी मतलब कह सकते हैं ना कि उतना तैयारी हम लोग उस सोच करके नहीं गए थे एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमने वहीं पे सोचा कि क्या क्या हो सकता है और हमने लिखा। और आप देख रहे हैं या मेरे देख रहे हैं सर्टिफाइड बीपीएससी ऑफिस से यहाँ पे किया गया है कॉपी, और हमने कॉपी मंगाया है। इसमें कोई भी आपका डुप्लीकेट या कुछ भी नहीं है। हमने जो वहाँ पे लिखा, और ना ही मैं कोई विद्वान हूँ, ना ही मैं आपको बता दूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बस आप लोगों से पहले से बैठ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी जानकारी हो गई है, वही जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, कहेंगे कि मैं एक टीचर हूँ, ना ही टीचर हूँ, ना ही मैं आपको अधिकारी बनाने के लिए आया हूँ। हाँ, मैं एक जनसेवक हूँ, जनता का सेवा करता हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप भी जनसेवक बनने का प्रयास कीजिए। अधिकारी बनने से ज़्यादा अच्छा है कि जनसेवक बनिए। ठीक है, और वही प्रयास मैं कर रहा हूँ। संगठनकर्ता के पास आधुनिक हथियारों का अभाव, और मेरा वीडियो मैं जानता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जो निसहाय हैं, वही देखते हैं। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो देखेंगे नहीं, विद्वान तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो उनसे कम नॉलेज है। दूसरा रीजन, जो पैसे वाले हैं उनको तो हम पे भरोसा भी नहीं होगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो हमारा वीडियो देखें। बड़े बड़े संस्थान हैं, दृष्टि IAS एक से एक संस्थान है, बहुत सारे कोचिंग हैं, वहाँ जाइए, लाखों में फीस है, हज़ारों में जो भी है दीजिए और पढ़िए। ठीक है,
हमने जो गलतियां की, जो कमियां रही, मैं बस वही आपके बीच में रखता हूं। मैं उसी के माध्यम से आपको पूरा जो भी कोर्स कराया है, जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार। अब यह क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा क्या है वो तो बाद की बात है, वो देखेंगे हम लोग 29 के बाद। लेकिन आप हर माहौल में इतना याद रखेंगे कि क्वेश्चन कैसा भी आए तो देखिए रटा रटाया चीज आपको काम नहीं आने वाला है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन हम यहां से पढ़ के गए थे, मुझे याद है, बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह, लेकिन पूछा क्या है, विशेषता। लेकिन फिर भी हमने लिखा है, अच्छे से लिखा है, कहीं कोई कमी हमने नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी चलिए, सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गए थे, उसके पीछे एक ही रीजन था, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डीआई में कि दोनों डीआई तो बना ही लेंगे, और हमने बहुत कम प्रैक्टिस किया, मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी डीआई के प्रैक्टिस हमने नहीं किया था। और जो मेरी बहुत बड़ी भूल बनी, आगे मैं दिखाऊंगा, देखिए किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन जो 10-12 नंबर से चुका था और उसमें एक ही भूमिका थी, तो वो थी डीआई। डीआई में बहुत कम मार्क्स आए थे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैथ तो बना ही लेंगे, लेकिन नहीं बना पाए, जो भी हो। और लास्ट में हमने लिखा उसके निष्कर्ष में, इस प्रकार हम पाते हैं कि इन आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं के होने के बावजूद भी यह आंदोलन अपने निम्न कमियों के कारण प्रत्यक्ष रूप से असफल रहा। प्रत्यक्ष रूप से असफल था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या सफल था। फिर भी हमारे 19 मार्क्स आए, 50% प्लस मार्क्स हैं, लगभग 50% मार्क्स है। तो इधर अगर आप 50-50 भी दे रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगला सेक्शन क्या होने वाला है, डीआई। अगर डीआई में आप 100% नंबर ले आएंगे, तब सोच रहे हैं आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट, जीएस 1 में सिर्फ और सिर्फ पढ़िए डीआई, और कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने नोट्स दिया, एक बार देखिए उसको, एग्जाम के रात में देख लीजिएगा थ्रोली, और चले जाइए। और डीआई अभी से बनाइए, देखिए जीएस 1 में 160% से कम नंबर आएगा, तब फिर कहिएगा, ठीक है। तो तरीका से पढ़ेंगे तब होगा। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन हमने भी जो चयन किया था कि किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक मोड़ था राष्ट्रीय आंदोलन का, वो यहाँ पे साबित करने वाली बात थी। तो हमने क्या लिखा, देखिए चंपारण सत्याग्रह से गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है। आपको पता ही होगा, गांधी जी जब भारत आते हैं तो सबसे पहले भारत भ्रमण करते हैं, फिर चंपारण सत्याग्रह जो नील विद्रोह है, नीला किसान के द्वारा जो चंपारण में किया गया तिनकठिया पद्धति का विरोध, वहीं से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह से गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है, जिसका कि भारतीय इतिहास में युग विभाजक महत्व है। ऐसे तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस प्रमुख था, स्थापना पहले हो चुका था, किंतु इनकी भूमिका 1915 तक स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही थी। इन्हें खुद पता नहीं चल रहा था कि अंग्रेज हमारे हितैषी हैं या दुश्मन। हमने कांग्रेस के बारे में लिखा। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे शांति प्रिय नेता अंग्रेजों को अपने नीति में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों को अपने नीति में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे कि अंग्रेज बदलाव लाए। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन 1915 में हुआ और अपनी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये 1 वर्ष पूरा देश भ्रमण किया और भारत की वास्तविक स्थिति को भांपा। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी गए तो वहां बिहार के किसान नेता ब्रज किशोर प्रसाद ने गांधी जी को बिहार के किसानों के शोषण के बारे में बताया तथा चंपारण आने का आग्रह किया। इसमें राजकुमार, जिसमें बिहार के एक और नेता राजकुमार शुक्ल भी आम भूमिका, मतलब राजकुमार शुक्ल की भी आम भूमिका थी। देखिए हो सकता है हम लिखने के दौरान भूल गए तो फिर बाद में वो लाइन को जोड़ दिया। ठीक है, गांधी जी पहले पटना पहुंचे, फिर यहां से वो प्लांटर कमीशन के अध्यक्ष से मिले, किंतु उन्होंने गांधी जी को कोई मदद नहीं किया। फिर गांधी जी पश्चिम चंपारण पहुंचे तथा वहां के कमिश्नर को मदद करने को कहा, किंतु मदद के बजाय वहां से उन्हें जाने को कहा गया, किंतु गांधी जी ने उनकी बातों को नहीं माना तथा अनशन पे बैठ गए। मैंने चंपारण की जो प्रोसेस है, जो घटना है, उसको लिखा। चूंकि वह समय प्रथम विश्व युद्ध का था, अंग्रेजों की स्थिति प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। क्या थी? प्रतिकूल थी। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय सेनाओं की क्या थी? जरूरत थी। ठीक है,
और वो समझ रहे थे कि भारतीय गांधी जी के बात को मानते हैं और गांधी जी ने सेनाओं को युद्ध में जाने के लिए भी कहा और उन्हें लग रहा था कि यदि विषम परिस्थिति में हम अंग्रेजों को मदद करेंगे तो हमें कुछ आगे चलकर छूट दिया जाएगा। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने किसानों के बारे में जानकारी लिया। फिर उस समय वहां के किसान तिनकटिया व्यवस्था से शोषित हो रहे थे, जिसमें कि 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। यदि जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहता उन्हें जो है कर दर बढ़ा दिया गया था। गांधी जी के चंपारण आंदोलन से अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मान ली तथा इसके लिए एक कमेटी का गठन किया और यह भारतीय इतिहास में पहली घटना थी जब अंग्रेजों ने, देखिए अब क्यों युग विभाजन था, चूंकि यह पहली घटना थी इसलिए हमने इसको जिक्र किया, जब अंग्रेज झुके थे, जब अंग्रेजों ने किसी भारतीयों के बातों को माना था। इस बात ने पूरे देश को प्रभावित किया। पहले से चले आ रहे विचार कि अंग्रेज को कोई हरा नहीं सकता था, वो अजय हैं, इस बात का खंडन हुआ। इसकी और विशेषता क्या हुई कि पहले से लोग के मानसिकता में था कि ये अजय है, अमर है, ये मतलब कभी हार ही नहीं सकते अंग्रेज, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए। 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ, कहीं पे भी अंग्रेजों की हार नहीं हुई थी। लेकिन यह पहला आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की बात मानी थी, इसलिए इस चीज का जिक्र इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद यह पहला आंदोलन था जिसमें जनता ने आगे चल के पार्टिसिपेट किया, लोगों में जागरूकता आई। अब जगह जगह लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया। बिहार में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी आंदोलन ने बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, सदानंद सिन्हा, उसके बाद है आपका ब्रज किशोर प्रसाद, JB कृपा। देखिए हमने जयप्रकाश नारायण को गलती से लिख दिया था, उसी क्रम में लिखा गया होगा, तो देखिए कॉपी चेकर ने इसको घेर दिया है, इसको घेर दिया। निश्चित रूप से 1 नंबर ये कम देगा, ठीक है। तो सही लिखने का प्रयास कीजिए, अगर गलती होता है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करना है कि गलत जो है नहीं लिखेंगे वो ठीक है, लेकिन गलत ना लिखें। अनुग्रह नारायण को दिया, जिस ने स्वतंत्रता संग्राम के आगे के अभियानों में मदद किया। यानी इन लोगों यहीं से जो है चंपारण सत्याग्रह से ही निकल करके आगे आते हैं। लोगों की अपार श्रद्धा गांधी जी एवं उनके उपदेश सत्य अहिंसा पर हुआ। अब इसके क्या परिणाम हुए कि लोग में सत्य अहिंसा के प्रति, सत्याग्रह के प्रति जो लोगों में भावना आई, जन जागरूकता आई, कह सकते हैं कि जन भागीदारिता में यहाँ देखने को मिला। महिला भी अब पार्टिसिपेट करने लगी। अब लोग शांतिपूर्वक अंग्रेजों को सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और सहयोग के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सहयोग किया। तो ये सब निर्णायक मोड़ था चंपारण सत्याग्रह का, क्योंकि पहली बार कोई भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को झुकाया गया था। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस आंदोलन के बाद पूरे देश में जन सहभागिता बढ़ी तथा लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और देश की स्वतंत्रता को दिलाने में अपना योगदान दिया। तो देखिए 18 नंबर, हमने बोला ना 1 नंबर जरूर ये घटा देगा इसमें। तो थोड़ा सा अगर आप कहीं मिस्टेक करते हैं अगर, तो देखिए नहीं आता है तो शब्द मत लिखे ज़्यादा, मतलब नहीं लिखते तो कटता नहीं। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया एक शब्द, तो इसमें 1 मार्क्स कम कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए मैथ की इतना मतलब क्वेश्चन कह सकते 64th में क्या था नहीं था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया 6 मार्क्स मिले, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया है, तो दूसरा क्वेश्चन मात्र 3 मार्क्स दिए गए, जबकि 6-6 मार्क्स 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखिए ये भी सही था, आंसर सही था, फिर भी यहाँ 3 मार्क्स दिए गए। ये भी सही था, फिर भी यहाँ पे 3 मार्क्स दिए गए, ठीक है। जबकि डाटा अपर्याप्त का क्वेश्चन बनाना बड़ी मुश्किल होता है, फिर भी हमने बनाया था। 6 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स दिए गए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 मार्क्स दिए गए। तो अब देखिए DI में मात्र कितने मार्क्स मिले हमें, देखिए। और यही देखिए यहीं से हमारा जो है रिजल्ट रुका है। 6 देखिए 6 मार्क्स इधर हो गए, 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 15 और 7 22। देखिए 22 मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स में? 36 मार्क्स। अगर इसमें अगर एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पे अगर 36 में 35 भी या 30 भी दे दिया जाता तो शायद मेरा रिजल्ट बन गया होता। और दूसरा DI में तो एक ही क्वेश्चन सही हुआ, बना ही नहीं, ठीक है। पता नहीं डाटा समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए। तो यहाँ पे कह सकते 22 नंबर उधर और 7 नंबर इधर। 70 में हमने 72 में मात्र यहाँ पे हमने 29 या 30 नंबर स्कोर किया, ठीक है, जो कि बहुत ही खराब कह सकते हैं DI सेक्शन। और शायद 64th में क्वेश्चन भी थोड़ा सा अटपटा टफ था, लेकिन फिर भी कमियां थी हमारे अंदर कि हमने प्रैक्टिस कम किया था। DI को उतना हमें लगता था जैसे रेलवे वगैरह में या बैंकिंग वगैरह में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होंगे और आसानी से हम बना लेंगे, लेकिन यह हमारी भूल थी।
प्रैक्टिस का अभाव था। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हो गए और आज सिलेक्शन से दूर हो गए। तो वही गलती मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि आप ये DI वाला सेक्शन को अच्छे से कीजिए, ठीक है। और फिर मैंने जब 66 में लिखा था तो उसमें 72 में 72 मार्क्स है मुझे, ठीक है, DI सेक्शन में, क्योंकि वो मार्क्स से पता चल जाता है। इस बार जो है 165 मार्क्स है और मैंने IR उतने अच्छे से नहीं किया था 66 में, क्योंकि क्वेश्चन तो 165 के आसपास मेरा मार्क्स था GS 1 में, तो अच्छे मार्क्स माने जाएंगे, जबकि IR उतना अच्छा नहीं गया था। तो उसमें जरूर है कि चूंकि मैंने मिलाया था आगे आंसर, तो दोनों जो है जितने क्वेश्चन थे सभी सही थे DI के। तो फिर मैंने लगभग परीक्षा देने के बाद हमने 1 महीना सिर्फ DI ही पढ़ा, अब सोच सकते हैं जब रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। और 66 में हमारे दोनों DI सही हुए। तो अगर यही काम हमने फर्स्ट टाइम किया होता तो जो हमारे 10-12 मार्क्स से छूटे थे एग्जाम, वो नहीं छूटते, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। चलिए, तो फिर दूसरी बार फिर हिस्ट्री सेक्शन में कम मार्क्स आ गए। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि आपका लक भी वहाँ पे फेवर करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूँ, क्योंकि मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप जरूर इससे सीखेंगे। मैं क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ आपको। अब देखिए खंड 2 के जो क्वेश्चन है, जैसे UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की प्रमुख विषय क्या है और विश्लेषण किस प्रकार आय औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है वो मैं पहले दिखा दूं आपको। चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिता के समर्थक प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, दो राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन का जहां तक सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया है, समझाइए, ठीक है। उसके बाद भू राजकीय गतिशील में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में OIC के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में UAE के निमंत्रण का विवेचना कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जो हमने लिखा था क्वेश्चन, अभी हमने आपको देखा कि OIC, यही क्वेश्चन हमने लिखा था। सबसे पहले आप देखिए मेरे कॉपी में यहाँ पे OIC ही हमने लिखा है। इसी के बारे में जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है, भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में OIC के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में UAE के निमंत्रण की विवेचना कीजिए। यानी उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और गई थी, और भाषण में देखिए उन्होंने क्या बोला था वो सब का हमने जो उस समय मुझे याद है जो हम पढ़ के गए थे वो हम दिखा रहे हैं आपको, हमने क्या लिखा था। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले हमने वो लिख दिया। यह एक मुस्लिम देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 19, देखिए यह क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर भी अभी पाकिस्तान में OIC का जो है बैठक हुआ था, ठीक है। यह एक मुस्लिम देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में मोरक्को की राजधानी रेवात में की गई थी तथा इसका कार्यालय वर्तमान में UAE के जद्दा में स्थित है, ठीक है। इसका उद्देश्य मुस्लिम देशों को सामाजिक आर्थिक सामरिक मदद करना तथा अपना विकास करना। इसमें पूरे विश्व के 57 देश शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ होना चाहिए था यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है लिखने में, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। वर्तमान में हुए अस्ताना में हुए बैठक में हमारे देश को भी आमंत्रित किया गया। यह 50 वर्षों में पहली बार देखने को मिला जिसमें भारत को इन देशों के समूह ने आमंत्रित किया। ऐसे कई बार तुर्की और ईरान ने भारत को इसमें शामिल करने की बात की, किंतु पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण भारत को इसमें भाग नहीं लेने दिया गया। भारत के तरफ से 1 से 2 मार्च 2019 को हुए बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाग लिया तथा OIC को धन्यवाद देते हुए इसके इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया।
विशेषज्ञों का मानना है कि ओआईसी के द्वारा भारत को निमंत्रण पाकिस्तान के विरुद्ध एक कूटनीतिक जीत है। इससे भारत पाकिस्तान से संबंधित समस्या को विश्व स्तर पे रखा जा सकता है और पाकिस्तान को विश्व स्तर पे घेरा जा सकता है। सार्क की असफलता यानी पाकिस्तान के रवैये के कारण, उसकी बैठक की अनियमितता के कारण ओआईसी संगठन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म दे सकता है। भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अपने आर्थिक सामरिक हितों की पूर्ति हेतु यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि भारत का ऊर्जा पूर्ति इन देशों के साथ होता है, ऐसे में इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं तथा पाकिस्तान के भारत विरोधी नीति के कारण भारत में आतंकवादी घटनाएं होती है, जिस पर इस संगठन के माध्यम से रोक लगाया जा सकता है। भारत विश्व के मुस्लिम आबादी देशों में तीसरा स्थान रखता है। ऐसे में मुस्लिम समुदायों को विश्व से होने वाले लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैप दिखा दिया। इसके माध्यम से भारत अपनी पहुंच एशिया तक आसानी से पहुंचा सकता है। इस बार हुए बैठक में, दूसरे दिन के बैठक में इन संगठनों द्वारा भारत के कश्मीर मुद्दा को उठाया गया था तथा वहां हो रहे मानवाधिकार हनन के बारे में बताया गया था तथा पाकिस्तान के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पकड़े गए भारतीय सैनिक अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान को थपथपाया गया था। इस पर सुषमा स्वराज ने इन देशों को साफ शब्दों में कह दिया, यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें दखल देना भारतीय संप्रभुता के खिलाफ है तथा पाकिस्तान समर्पित आतंकवाद जैसे मोहम्मद की निंदा की। ठीक है, तथा आगे से इस तरह के कायराना हमले करने पर समर्थित देशों को नहीं बख्शा जाएगा, खुलेआम में चुनौती दी, ऐसा बोला था उस समय। इस प्रकार सुषमा स्वराज ने भारत की आक्रामक विदेश नीति का परिचय दिया। अब आपका विदेश नीति कोई पहले की तरह व्यवहारिक नीति या आदर्शवादी नहीं है, अब क्या आक्रामक विदेश नीति है। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमको 22 नंबर दिया है, अच्छे मार्क्स हैं, हिस्ट्री सेक्शन से तो अच्छे मार्क्स हैं, आईआर सेक्शन में, लेकिन हमने कोई खास बेहतर, अभी के हिसाब से मुझे लगता है कोई खास बेहतर उत्तर नहीं लिखा था, फिर भी हमें 22 नंबर दिए गए। यानी इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा और बेहतर लिखते तो और भी नंबर और आप लोग लिखेंगे, जैसा कि हमने अपने एक्सपीरियंस से जो लिखने का शैली हमने आपको बताया, अगर वो आप यूज करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे एक था वो मैं आपको दिखा दूं। चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख ही रहे। अब हमने क्या लिखा था और कितने मार्क्स मुझे मिले थे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए। देखिए, चाबहार बंदरगाह मध्य एशिया स्थित ईरान का एक बंदरगाह है जिसका निर्माण भारत के द्वारा 852 करोड़ रुपए की मदद से किया जा रहा है। उस समय किया ही जा रहा था, 2019 की बात है, शायद मेंस हुआ था, याद नहीं है मुझे। ठीक है, 2018 में शायद फॉर्म भराए गए थे और शायद 2019 में ही एग्जाम हुआ था। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना दिया, एक तरफ पाकिस्तान बना दिया, यहाँ ईरान बना दिया, इधर अफगानिस्तान बना दिया, जेराज से डेलाराम का जो रूट बनाया गया था, यहाँ पे जो आपका चाबहार बंदरगाह है उसको हमने दिखा दिया किस प्रकार से जो है गुजरात से जो है सामान सब यहाँ जाएगा। अफगानिस्तान से भारत का प्राचीन संबंध रहा है। प्राचीन काल से चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर यह अखंड भारत का एक महत्वपूर्ण भाग था, किंतु आज़ादी के बाद देश के बंटवारे ने यह संबंध को तोड़ दिया और बीच में पाकिस्तान आ जाने से, बीच में क्या है, पाकिस्तान है, भारत तथा भारत विरोधी रवैये के कारण भारत का अफगानिस्तान से रिश्ता टूट गया। यानी बीच में ही आ गया अब पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जिस कारण से रिश्ता जो था, हमारा संबंध था, वो टूटा। किंतु वर्तमान में भारत सरकार ने अपनी पहुंच मध्य एशिया तक बढ़ाने हेतु तो चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया, इससे कि व्यापार करने में सुविधा होगी। भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ में समय और पूंजी दोनों का बचत होगा। भारत इन देशों से अपने ऊर्जा संसाधनों, पेट्रोलियम, गैसों की आपूर्ति करता है और यदि थल भाग से यह व्यापार किया जाता है तो इसमें समय और धन दोनों की काफी हानि होती है, हानि भी होती है
और देखिए यहाँ पे उन्होंने घेर दिया, हानि को हमने हर शिकार की जगह दीर्घिकार लिख दिया, इसलिए उन्होंने घेर दिया। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे शब्द में मिस्टेक किया है, क्योंकि हमें भी लिखने का आदत, चूँकि हम भी पहली बार मेंस लिख रहे थे तो तेज़ी में उस समय उतना मतलब शुद्धता पे कम ध्यान दिया, मतलब हमने एरर किया था लिखने में। भारत ने अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारने का भरपूर प्रयास किया है। इसके तहत अफगानिस्तान में जेरोस से डेलाराम तक, अब जो भी हो उन्होंने घेरा है, कुछ मिस्टेक होगा यहाँ पे, तक सड़क का निर्माण करवाया। लेकिन वो भावना को समझ रहे हैं कि हमने क्या लिखा है। भारत अफगानिस्तान मैत्री सूचक के रूप में सलमा बांध तथा अफगानिस्तान के संसद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो अफगानिस्तान का संसद का भी निर्माण भारत के द्वारा ही किया जा रहा था, और सलमा बांध भी भारत और अफगानिस्तान के मैत्री संबंध हेतु बनवाया गया था। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में वहाँ की अपनी लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया गया है तथा अमेरिकी सैनिक वहाँ के सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच नज़दीकी के कारण अफगानिस्तान भी भारत के करीब आ चुका है। अब तो वहाँ पे तालिबानों का शासन है, इसलिए हमने भारत अफगानिस्तान संबंध को हिट लिस्टेड टॉपिक में आपको रखा था GS1 में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 64 में, तो हो सकता है यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछे जाए। दोनों देशों की एक प्रमुख समस्या आतंकवाद है, जो कि पाकिस्तान और तालिबान द्वारा समर्थित है। ऐसे में अफगानिस्तान के संबंध भारतीय कूटनीति दृष्टि से तथा पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, काउंटर को आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रति संतुलित। अब कुछ इंग्लिश शब्द भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जो भाषा यूज करते हैं उसमें बहुत सारे शब्द इंग्लिश का भी यूज होता है, इसलिए एकदम प्योर हिंदी लिखना थोड़ा सा, जो शब्द आता है उस समय उतना सोचना ही लिखते जाना है। दोनों देशों के बीच चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार का आरंभ हो चुका है। पहली खेप के वहाँ से सूखे फल आदि वहाँ से आए थे, भारत को निर्यात किया गया, और भारत भी इधर से गेहूं की खेप अफगानिस्तान को भेजा है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में भारत के आय में वृद्धि हेतु इन मध्य एशियाई देशों तक पहुंच बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये विकासशील देश हैं जहां भारत का एक बड़ा बाजार मिल सकता है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक और शांति के दृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले 19 दिया, फिर काट करके 21 नंबर किया है। ठीक है, तो 21 नंबर हमको यहाँ पे दिए गए। अब लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट लिया था, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। देख रहे हैं आप, हमने कोई खास उस समय पहली बार लिख रहा था तो कोई खास हमने उतना बेहतर नहीं लिखा। मुझे अब लगता है कि उतना खास हमने नहीं लिखा था, लेकिन जो भी हो नंबर गड़बड़ नहीं दिए गए हैं। नंबर जिस हिसाब से दिया जा रहा है तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ, दो राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन का जहाँ तक की सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाई? ये क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट लिया, क्वेश्चन नंबर 10 को। अब इसमें हमने क्या लिखा वो देखिए। भारत की विदेश नीति नेवर फर्स्ट के तहत भारत इन देशों के साथ बेहतर संबंध बनना अत्यंत आवश्यक है। भारत की विदेश नीति में नेवर फर्स्ट एवं सॉफ्ट नीति प्रमुख है। इसके तहत भारत अपनी सांस्कृतिक संबंध की सहायता से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। हमने क्या किया, भूटान को बना दिया, नेपाल को बना दिया, थोड़ा सा चित्र बना दिया। भारत और नेपाल और भूटान से प्राचीन संबंध रहा है। भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य काल के समय से ही हुआ है, जिससे भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान भूटान के साथ हुआ। भारत ने नेपाल के साथ शुरू से ही मैत्री संबंध बनाया है, किंतु वर्तमान में कुछ समय से उस पर चीनी प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है तथा वहां की सरकार चीन की तरफ आकर्षित हो रही है तथा चीन नेपाल में अपनी भारी निवेश का व्यापार में भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन के बढ़ते वर्चस्ववादी नीति को काउंटर करने के लिए भारत का नेपाल के साथ बेहतर संबंध बनना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके लिए बिहार में पटना से विराटनगर के बीच बस सेवा तथा नेपाल की संस्कृति तथा भारत की संस्कृति के मेल वर्षों पुराना है। नेपाल के तराई क्षेत्र में अभी भी भारतीय लोग वहां के लोगों के साथ रिश्तेदारी और वैवाहिक संबंध बना रहे हैं। ऐसे में भारत और वहां तक पहुंच अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ, क्योंकि आदान प्रदान, वैवाहिक संबंध, ये सब नेपाल और भारत के बीच में है। तो यहाँ पे अगर स्वतंत्र नहीं किया जाएगा तो दोनों देश के बीच में संबंध में कटुता आ सकती है। इसीलिए भारत ने जो है बिना वीजा के यहाँ पे जो है स्वतंत्र रूप से आने जाने का परमिट दे रखा है।
और उसका भूटान के बारे में मैंने क्या लिखा है देखिए, भूटान एक बुद्ध से प्रेरित देश है। यदि भारत और भूटान के बीच मुक्त द्वार नीति अपनाई जाती है तो भूटान के पर्यटक अपने बौद्ध दर्शन और बौद्ध विहारों को घूमने कहाँ आएंगे, तो भारत आएंगे, और जिससे भारत में भी पर्यटन के क्षेत्र में जो आय में वृद्धि होगी। भूटान में भारत बहुत सारे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर अपनी ऊर्जा पूर्ति कर रहा है। यानी भारत ने भी भूटान में बहुत सारे भारत के सहयोग से वहाँ पे जो है विद्युत जो है पहाड़ से जो कह सकते हैं कि जल विद्युत परियोजना पे काम किया है भूटान में। भूटान एक छोटा सा देश है जो भारत, चीन और भूटान की सीमा ले रखा है। में चीन को काउंटर करने हेतु भारत भूटान का संबंध बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। भारत अपनी सड़क लाइनों तथा अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता कर अपनी पहुंच बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि भारत को एक बाजार तथा सामरिक हितों की पूर्ति हो सके। क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रहने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पड़ोसी ही हमें विपत्तियों की स्थिति में मदद करते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ चुके हैं कॉपी चेकर, और उन्होंने मात्र 16 मार्क्स दिया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में उतनी जानकारी हमें नहीं थी, तो जो हमने था तो मिला जुला रूप लिखा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जब आप भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा जानकारी हो ही उस क्वेश्चन को, लेकिन जितना हो जानकारी उतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि लिखने का, ये नहीं कि नहीं आता तो एकदम बिल्कुल छोड़ ही दें। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, 8 में 8 आपको लिखना है, चाहे जो भी लिखे। ठीक है, अरे 20 नंबर नहीं आएगा, 15 नंबर आएंगे, 15 नहीं आएगा 12 नंबर आएगा, लेगा तो कुछ नहीं ना। अगर छोड़ते हैं तो 0 नंबर आएंगे, उससे तो अच्छा है 10-15 नंबर वहां से आप इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो आपको हमने दिखाया कि 3 क्वेश्चन हमने किस प्रकार से IR को लिखा था। चूंकि फर्स्ट टाइम था तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अच्छा लिखा है, मैंने एवरेज औसतन लिखा था, बाकी इससे अच्छा लिखा जा सकता है। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बेहतर लिखेंगे। DI भी हमसे ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं आसानी से, यानी 50 नंबर और इसमें स्कोर आसानी से DI से आप कर सकते हैं। चूँकि 22 और 5 27 नंबर मात्र स्कोर किए गए, तो लगभग वहाँ पे मान के चलिए आप कम से कम 45 नंबर और वहाँ पे ऐड कर सकते थे, जैसे हमने लिखा है। और भी जो कमियाँ थी आपको हमने बताया ही, यानी 190 तक मार्क्स आप GS1 में ला सकते हैं। ठीक है, और मुझे कितने मिले थे, 144 मात्र मिले हैं। चूंकि हमने DI में मात्र स्कोर कितना किया है, तो 22 और 7 29 नंबर मैंने मात्र यहाँ पे DI सेक्शन में मतलब 64th BPSC में स्कोर किया, जबकि वो 72 नंबर का होता है। अगर आप 72 में से 29 घटा लें तो यहाँ पे 3 बच गया, जो कि आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, 53 नंबर और लाया जा सकता था। अगर 144 में 53 जोड़ लीजिए तो 5 4 9, इतना आप टॉपरों को भी इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं GS1 में। और इतना मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो कहाँ कमियां थी हमने वो आपको बताया, और किस प्रकार से हमने लिखा, और आप उस कमियों को किस प्रकार से दूर करके लिखेंगे वो हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस बार आपको अगर ऊपर वाले ने मेंस का लिखने का मौका दिया है, अभी भी आपके पास 8-10 दिन बचे हैं। अगर आपने कोर्स से नहीं जुड़ा हमारे कोर्स से, तो क्रैश कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा वीडियो या ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आने वाले 68 के एग्जाम के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज बनाया है, और आप लोग के लिए जो है आफ्टर मेंस हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और जिन लोगों का मेंस अच्छा जाएगा तो उनके लिए हम जो है आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी कराएंगे, इसलिए आप घबराए नहीं। इंटरव्यू के समय भी आप हमसे ज़रूर एक बार फ़ोन टॉक या व्हाट्सएप टॉक जरूर कर लेंगे, हम आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेंगे। क्योंकि हमने 2-2 बार इंटरव्यू दिया, और जो कमियां हमने फर्स्ट टाइम की थी, दूसरे टाइम पे किस प्रकार से हमने दूर किया, और हमने टॉपर से भी ज़्यादा इंटरव्यू में स्कोर किया। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपर है उससे भी ज़्यादा हमारे मार्क्स इंटरव्यू में आए, तो किस प्रकार से आए वो भी मैं आपको बताऊंगा विद सबूत। ठीक है, ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल देता हूं कि 2 बार लिखा, 2 बार इंटरव्यू दिया, मैं पूरा सबूत के साथ आपको अपना मार्क्स भी दिखाऊंगा। आप लोग घबराए नहीं, आप भरोसा रखें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।